क्या दोस्तों आपको पता है शूटर दादी के नाम पर एक शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा किस राज्य की सरकार ने की है? सोवा रिगपा हाल ही में सुर्खियों में रहा। यह सोवा रिगपा है क्या? कैनोपी सेवरेंस सिस्टम्स कहां लगाई जाती है? बस में, कार में, रेलवे में या विमान में? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 23 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 23 जून निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। हमने कहीं पढ़ा है तो सही ऑप्शन हो गया ए। तो ऐसी जल्दबाजी आपको दोस्तों नेगेटिव मार्किंग दिला सकती है और इसीलिए चारों ऑप्शनों को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। 23 जून निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी आज मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को ही मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना का दिवस भी आज ही मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और तीनों महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले तो इस इमेज को पढ़िए, क्या लिखा है? 23 जून यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे के रूप में आज का दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और भारत में सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि हमारे भारत देश के पहले गृह प्रधान ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यह सिविल सर्वेंट की पहली बैच को संबोधित किया था 21 अप्रैल को। और इसलिए भारत में सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 23 जून को अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस घोषित किया। कौन सी तारीख को? 23 जून को अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस घोषित किया यूनाइटेड नेशंस ने। और संयुक्त राष्ट्र संघ की इसकी घोषणा 22 दिसंबर 2010 को की थी। और ब्रिटेन की लुम्बा फाउंडेशन विश्व भर में विधवाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को लेकर 7 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ में अभियान चला रहे थे और तब जाकर यह दिवस की स्थापना की गई। तो यह ब्रिटेन का दोस्तों यह भी याद रख लीजिए कि ब्रिटेन की लुम्बा फाउंडेशन जो विश्व भर में विधवाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक फाउंडेशन है। कौन सा नाम है? लुम्बा फाउंडेशन। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात करें तो इस साल का अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक आयोजित होने जा रहा है टोक्यो में, जापान में। तकरीबन 31 दिन अभी बाकी है, लेकिन हमारे भारत के ओलंपियन दोस्तों जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और हम कामना करते हैं कि हम कम से कम 5 या 10 गोल्ड मेडल जीते। तो बात करें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मानवीय जीवन में खेल के महत्व को चिन्हित करना और दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु तो यह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को पेरिस में। कहां पर? पेरिस में यह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। तारीख है 23 जून 1894 और इसीलिए प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है 23 जून को। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किसको भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इसमें हमारे भारत देश के शहरों की लिस्ट जारी की गई और इनमें सबसे रहने योग्य शहरों की लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन रहा? सबसे टॉप पर रहा है बेंगलुरु।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सबसे रहने योग्य शहर में पहले स्थान पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेंगलुरु। और यहां पर पढ़ सकते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, और बेंगलुरु भारत का सबसे अच्छा शहर कौन? यह बेंगलुरु। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि यह इंडेक्स किसने जारी किया? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, यानी कि CSE ने इस इंडेक्स को जारी किया। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 कौन सी रिपोर्ट का एक हिस्सा है? भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक एक रिपोर्ट है, इसका ही एक पार्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। और शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों की बात करें तो पहले स्थान पर रहा है बेंगलुरु। बेंगलुरु के बाद दूसरे स्थान पर चेन्नई, तीसरे स्थान पर शिमला, चौथे स्थान पर भुवनेश्वर और उनके बाद मुंबई शहर रहा है। और रिपोर्ट ने प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए कौन से 4 मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया है? यानी कि ऐसे 4 मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। तो यह 4 मापदंड कौन कौन से? जीवन की गुणवत्ता, यह पहला, दूसरा है आर्थिक क्षमता, तीसरा है स्थिरता और चौथा है नागरिकों की धारणा। इन 4 मापदंडों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पहली बार कब लॉन्च किया गया था? 2018 में यह पहली बार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स तैयार किया गया था और इस साल यह दूसरा संस्करण जारी किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ मिलकर हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? इंडियन ओशन में हमारे भारत देश ने किस देश के साथ मिलकर एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया? हमारे भारत देश ने जापान देश के साथ मिलकर एक नौसैनिक अभ्यास हाल ही में हिंद महासागर में आयोजित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल यानी कि JMSDF के जहाजों ने हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, क्या? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जिसे शॉर्ट में FOIP कह सकते हैं। तो यह फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। भारत और जापान देश की नौसेना ने इसमें भाग लिया। और यहां हम बात करते हैं नौसेना अभ्यास की, तो भारत देश लगभग बहुत से देशों के साथ इस तरह का समुद्री अभ्यास आयोजित करता है। और सभी देशों की बात आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर नजर होनी चाहिए। यदि आपकी नजर हट गई तो दोस्तों आपकी गलती हो सकती है एग्जामिनेशन में। तो देखो, अभ्यास का नाम और देश का नाम, स्लाइनेक्स, श्रीलंका के साथ मिलकर भारत देश स्लाइनेक्स नामक यह समुद्री अभ्यास आयोजित करता है। नाम के जरिए ही पता चल जाता है। SL बोले तो श्रीलंका, IN बोले तो इंडिया, EX बोले तो एक्सरसाइज। यानी कि स्लाइनेक्स नामक एक नौसेना अभ्यास हमारा भारत देश श्रीलंका के साथ आयोजित करता है। इसी तरह दोस्तों नाम रखे जाते हैं, यहां पर पढ़ सकते हैं बंगो सागर और INBN कॉर्पेट। तो बंगो सागर यानी कि बांग्लादेश के साथ हमारा यह नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है। IN बोले तो इंडिया, BN बोले तो बांग्लादेश और कॉर्पेट नाम है, क्लियर। और जिमेक्स नौसेना अभ्यास हम भारत देश जापान देश के साथ मिलकर आयोजित करते हैं। तो यहां जिमेक्स, जी बोले तो जापान। और दोस्तों स्पेलिंग आप यदि लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिमेक्स में भी हमारा इंडिया का जिक्र किया गया है। आगे बात करें तो नसीम अल बहरी ओमान देश के साथ आयोजित होने वाला भारत का एक नौसेना अभ्यास है। और इंद्र नामक नौसेना अभ्यास अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। इंद्र नामक नौसेना अभ्यास हम रूस देश की नौसेना के साथ आयोजित करते हैं। और कतर देश की नौसेना के साथ हमारा जैर अल बहिरी नामक एक नौसेना अभ्यास आयोजित होता है। और इंडोनेशिया के साथ जो नौसेना अभ्यास आयोजित होता है इसका नाम है समुद्र शक्ति। क्या नाम है? समुद्र शक्ति। और भी लंबी लिस्ट है, याद रखो। भारत थाई निगम थाईलैंड के साथ, IMCOR मलेशिया के साथ। और यहां पर पढ़ सकते हैं I बोले तो इंडिया, M बोले तो मलेशिया, COR IMCOR इंडिया और मलेशिया का यह नौसेना अभ्यास है। और सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स में C बोले तो सिंगापुर। स्पेलिंग के साथ आप लिखेंगे तो आपको हमारा भारत देश का नाम भी पता चल जाएगा। तो सिम्बेक्स नामक एक नौसेना अभ्यास हम सिंगापुर के साथ आयोजित करते हैं। और
ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस बोले तो ऑस्ट्रेलिया, इंड बोले तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, यानी कि ऑस इंडेक्स नामक नौसेना अभ्यास हम ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर आयोजित करते हैं, और मालाबार अभ्यास जापान और अमेरिका और हमारा भारत, यह त्रिपक्षीय एक नौसेना अभ्यास है। तो यह बात याद रख लीजिए। और इस बार मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया, यानी कि जो हमारा क्वाड देशों का संगठन है, यह क्वाड देशों के बीच यह मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ। पहले जापान और यूएस शामिल थे और इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर दिया गया है। चौथा क्वेश्चन, शूटर दादी के नाम पर शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा किसने की है? हाल ही में दोस्तों अप्रैल में, तकरीबन 30 अप्रैल के आसपास शूटर दादी का निधन हो गया और शूटर दादी के जीवन पर एक फिल्म भी बनी है, डिचकाओ। ओके, तो यह शूटर दादी के नाम पर एक शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो यूपी सरकार ने घोषणा की कि नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम चंद्रो तोमर, या शूटर दादी का नाम मूल क्या है? चंद्रो तोमर शूटर दादी का नाम है। चंद्रो तोमर के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता है। और सीएम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बोले तो योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। और कोरोना से संक्रमित चंद्रो तोमर का 30 अप्रैल को मेरठ के एक अस्पताल में निधन हो गया था, और तब भी मैंने आपको चंद्रो तोमर के बारे में बताया था। यदि आप रेगुलर हमारा करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से जुड़ा हुआ पूछ लिया जाए तो आपका मिस नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन आपसे एक विनती है कि आप रेगुलर हमारा यह वीडियो देखें, 1 साल तक के लिए देखिए, और बाद में जो आप में परिवर्तन आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। 5वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे तेजिंदर सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? हाल ही में सुर्खियों में रहे तेजिंदर सिंह तूर, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है भारत की ओर से, ऐसे तेजिंदर सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? गोला फेंक से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोला फेंक, जेवलिन थ्रो के बारे में। दोस्तों जेवलिन थ्रो की बात आए तो आप किसका नाम जोड़ेंगे? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तेजिंदर सिंह तूर, जिन्होंने हाल ही में गोला फेंक में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इमेज में हम देख सकते हैं तेजिंदर सिंह तूर। तो गोला फेंक खिलाड़ी तेजिंदर सिंह तूर ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ टोक्यो ओलंपिक का टिकट पक्का किया। तूर ने 21.49 मीटर की दूरी के साथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया और अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी सुधार कर लिया है। नाम मत भूलिएगा, तेजिंदर सिंह तूर किसके साथ संबंध है? गोला फेंक से। और गोला फेंक में ओलंपिक क्वालिफिकेशन करने के लिए कितनी दूरी तय करनी थी? तो गोला फेंकना था 21.10 मीटर, लेकिन हमारे यह तेजिंदर सिंह तूर ने कितना गोला फेंका है? 21.49 मीटर। तो गोला फेंक में ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए 21.10 मीटर दूरी को मानक रखा गया था, और इस खेल का पिछला भारतीय रिकॉर्ड भी तेजिंदर सिंह तूर के नाम पर ही था, जिन्होंने 2019 में 20.92 मीटर की दूरी तय की थी। 6वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं किसने शुरू की? हाल ही में मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, यह 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं नीतीश कुमार ने शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बोले तो बिहार के वर्तमान चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह योजनाएं शुरू की गई है, और योजनाओं का वादा मुख्यमंत्री ने 2020 के बिहार चुनाव के दौरान किया था। और युवा और महिला जाति और पंथ से अलग उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। कितने लाख रुपए का? 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में आएंगे, जो 84 किश्तों में वापस किए जाएंगे। यानी कि यह दोस्तों 2 योजनाओं के जरिए किसी भी ऐसे युवा महिला जो अपनी जाति या पंथ से कुछ अलग व्यवसाय करना चाहता है, उन्हें 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपया
अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए दोस्तों ऋण के रूप में आएंगे और 84 किस्तों में यह 5 लाख रुपए वापस करने होंगे। और जब यह घोषणा की है बिहार के नीतीश कुमार जी ने, तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री बोले तो नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, और बिहार से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में आया था। निम्न में से किस राज्य के जर्दालू आम प्रसिद्ध है? जर्दालू आम बिहार राज्य के प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग भी मिला है, और हाल ही में यह जर्दालू आम की एक खेप का निर्यात भी किया गया, इसीलिए करंट अफेयर में आया था। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत रहा है 120वें स्थान पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 120वें स्थान पर हमारा भारत देश रहा। और यह सतत विकास रिपोर्ट 2021 से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन देख लो कि यह सतत विकास रिपोर्ट 2021 का कौन सा संस्करण है? यह 6ठा संस्करण जारी किया गया। और किसने जारी किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि SDSN ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। भारत को 60.1 के स्कोर के साथ 165 देशों में 120वें स्थान पर रखा गया है। स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। इस इमेज को पढ़िए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, इंडिया का रैंक है 120वां और फिनलैंड होल्ड फर्स्ट पोजीशन। क्या? फिनलैंड होल्ड फर्स्ट पोजीशन। और SDR रिपोर्ट की बात करें, SDR एक वार्षिक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करती है। और सतत विकास समाधान नेटवर्क के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है जेफरी सेच। क्या नाम है? जेफरी सेच। वो सतत विकास समाधान नेटवर्क के वर्तमान अध्यक्ष है। सतत विकास समाधान नेटवर्क का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? 2 देशों के 2 शहरों में यह सतत विकास समाधान नेटवर्क का हेडक्वार्टर स्थित है। एक है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में और दूसरा है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ओके, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पॉइंट्स पुस्तक किसने लिखी है? यह बियॉन्ड हियर एंड अदर पॉइंट्स नामक पुस्तक विष्णुपद सेठी ने लिखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विष्णुपद सेठी। और इसको लॉन्च किसने किया है? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने यह बियॉन्ड हियर एंड अदर पॉइंट्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया। तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पॉइंट्स का विमोचन किसने किया? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। विष्णुपद सेठी कौन है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव रह चुके हैं विष्णुपद सेठी। और बियॉन्ड हेयर एंड अदर पॉइंट्स कितनी कविताओं का संग्रह है? 61 कविताओं का संग्रह है यह किताब। और इस किताब की फ्रंट पेज को देख सकते हैं, यहां पर पढ़िए, बियॉन्ड हियर एंड अदर पॉइंट्स, जिसको लिखा है विष्णुपद सेठी ने। और इस पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? एक प्रख्यात लेखक जिसका नाम है हरि प्रसाद दास। क्या? हरि प्रसाद दास ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। और 161 पेज की इस किताब के कवर डिजाइन किसने बनाया है? प्रख्यात कलाकार गजेंद्र साहू ने इस किताब की जो महत्वपूर्ण डिजाइन है यानी कि यह कवर पेज है वो बनाया है। किसने? एक प्रख्यात कलाकार गजेंद्र साहू ने। और विष्णुपद सेठी ने माई वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, क्या लिखा है? माई वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स और बियॉन्ड फीलिंग्स सहित कई कविताएं और अन्य किताबें भी लिखी है, यानी कि एक जाने माने दोस्तों अधिकारी रह चुके हैं और हाल ही में एक अच्छे कवि बन गए हैं। 9वां क्वेश्चन, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीत लिया? यदि आप जल्दबाजी में लुइस हैमिल्टन यदि एग्जामिनेशन में क्लिक करके आएंगे तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है मैक्स वर्स्टापेन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टापेन। इमेज में आप देख सकते हैं, मैक्स वर्स्टापेन जो रेड बुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। और यह रेस 2021 FIA यानी कि फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 7वां दौर है। और इस जीत के साथ मैक्स वर्स्टापेन के 131 अंक हो गए हैं। और 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर कौन रहे?
तो ब्रिटेन के मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन इस रेस में दूसरे स्थान पर रहे। और 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स में तीसरे स्थान पर कौन रहे? तो रेड बुल के ड्राइवर मेक्सिको के हैं, नाम है सर्जियो पेरेज। क्या? सर्जियो पेरेज इस इवेंट में तीसरे स्थान पर रहे। 10वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे स्टीफन लॉफवेन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सुर्खियों में रहे स्टीफन लॉफवेन, वो स्वीडन देश के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में स्वीडन देश की संसद ने स्टीफन लॉफवेन के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, इसलिए करंट अफेयर में आए हैं स्टीफन लॉफवेन। किस देश के प्रधानमंत्री हैं? स्वीडन देश के। तो देखो, स्वीडन की संसद ने प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित कर दिया। उन्हें इस्तीफा देने और स्पीकर को नई सरकार खोजने का काम सौंपने या एक स्नैप चुनाव बुलाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 349 सीटों वाली संसद में 175 मतों की आवश्यकता थी, जबकि 181 सांसदों ने इसके पक्ष में मत दिया। और 63 वर्षीय लॉफवेन स्वीडन के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें विपक्ष द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया है। तो यह बात याद रख लीजिए, क्योंकि स्वीडन के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया हो। तो 63 वर्षीय लॉफवेन स्वीडन के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें विपक्ष द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस मनाया जाता है 23 जून को, यानी कि आज ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1934 में डॉक्टर मुखर्जी को मात्र 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय में कुलपति क्या वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस है, तो इनके जीवन के बारे में सभी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। तो याद रखो, पंडित नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया था। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अंतरिम सरकार में कौन से पद पर नामित किया था? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल किया। और 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और भारतीय जनसंघ आगे चलकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हो गया था। और 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। 12वां क्वेश्चन, कैनोपी सेवरेंस सिस्टम कहां लगाई जाती है? कैनोपी सेवरेंस सिस्टम लगाई जाती है विमान में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विमान में यह कैनोपी सेवरेंस सिस्टम लगाई जाती है, यानी कि सही ऑप्शन है विमान। तो सभी आधुनिक विमान अब कैनोपी सेवरेंस सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम CSS कह सकते हैं, तो यह कैनोपी सेवरेंस सिस्टम से लेस होंगे सभी जो हमारे अत्याधुनिक विमान है वो। और CSS एक जीवन रक्षक उपकरण है। क्या है? एक जीवन रक्षक उपकरण है जो आपात संकट के समय पायलट को सुरक्षित निकलने में मदद करता है। और शुरुआत में कैनोपी सेवरेंस सिस्टम स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमानों के लिए आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टैब्लिशमेंट, जिसे शॉर्ट में हम ARDA कह सकते हैं, तो ARDA पुणे में विकसित की गई है। तो यह हमें याद रख लेना है कि यह कैनोपी सेवरेंस सिस्टम कहां विकसित की गई है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, और वो कहां पर है? पुणे में। और यह पायलट को कम से कम समय में छतरी को अलग कर सुरक्षित निकलने का मौका देती है। और CSS में 2 स्वतंत्र उप प्रणालियां काम करती है। पहली प्रणाली इन फ्लाइट एग्रेस सिस्टम उड़ान के दौरान आपात स्थितियों के लिए है, और दूसरी ग्राउंड एग्रेस सिस्टम ऑन ग्राउंड आपात स्थितियों के लिए है। 13वां क्वेश्चन, दीपक पुनिया का जन्म कहां हुआ है? इमेज आप देख सकते हैं, दीपक पुनिया का जन्म जज्जर में हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जज्जर। और करंट अफेयर में क्यों आए वो सभी को पता है कि हमारे ऐसे जो ओलंपियन जो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हैं, तो आकाशवाणी की ओर से एक महत्वपूर्ण श्रृंखला का आयोजन किया गया है जिनमें यह दीपक पुनिया जैसे ओलंपियन के बारे में प्रतिदिन बताया जाता है। तो देखो, टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब केवल 32 दिन रह गए हैं और आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग ओलंपिक खेलों में पदक के प्रबल दावेदार
भारतीय पहलवान, ऐसे दीपक पुनिया के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। तो दीपक पुनिया की बात करें, दीपक पुनिया जी का जन्म हरियाणा के झज्जर में 19 मई 1999 को हुआ है और दीपक पुनिया 86 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व कुश्ती रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। दीपक पुनिया ने 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 86 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया था। और दीपक पुनिया जब 4 वर्ष के थे उस समय दीपक के पिता और दादा झज्जर के स्थानीय दंगलों में कुश्ती लड़ा करते थे और दीपक पुनिया उनके साथ जाते थे। जल्द ही पैसे कमाने के उद्देश्य से दीपक ने स्थानीय दंगलों में भाग लेना शुरू कर दिया और वर्ष 2015 में दीपक कुश्ती के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली से छत्रसाल स्टेडियम आ गए थे। 14 क्वेश्चन, सुर्खियों में रही 100वां रिगपा क्या है? सुर्खियों में रही यह 100वां रिगपा एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जिसका नाम है 100वां रिगपा। करंट अफेयर में क्यों आई? तो देखो, भारतीय पारंपरिक 100वां रिगपा चिकित्सा पद्धति हिमालयी क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है और इस औषधीय प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शीर्ष केंद्र के रूप में लद्दाख में, कहां पर? लद्दाख में पहला राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान स्थापित किया गया था, इसीलिए करंट अफेयर में आया है। और राष्ट्रीय 100वां रिगपा अनुसंधान संस्थान के वर्तमान निदेशक कौन है? डॉक्टर पद्मा गुरमीत। कौन? डॉक्टर पद्मा गुरमीत राष्ट्रीय 100वां रिगपा अनुसंधान संस्थान के वर्तमान निदेशक है। और राष्ट्रीय 100वां रिगपा अनुसंधान संस्थान ने लद्दाख में जड़ी बूटियों की 1000 प्रजातियों की खोज की है। यह बात याद रख लीजिए कि तकरीबन लद्दाख में जड़ी बूटियों की 1000 प्रजातियों की खोज इस अनुसंधान संस्थान ने की है और इनमें से 525 प्रजातियों की पहचान औषधीय या सुगंधित पौधों के रूप में की गई है। 15वां और लास्ट क्वेश्चन, लॉरेल हबर्ड, इनके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? लॉरेल हबर्ड सुर्खियों में आई, यह न्यूजीलैंड की पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन है। क्या? न्यूजीलैंड की पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन नाम है लॉरेल हबर्ड। इमेज में आप देख सकते हैं लॉरेल हबर्ड को। न्यूजीलैंड ओलंपिक समिति ने वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड को महिलाओं की 87+ किग्रा वर्ग में लड़ने के लिए चुना है। वह लिंग परिवर्तन के बाद ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट होगी। हबर्ड 2015 से ओलंपिक में भाग लेने के लिए पात्र है। 2015 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसी भी ट्रांसजेंडर एथलीट को इस शर्त पर महिला के रूप में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए कि पहली प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम से कम 12 महीने के लिए 10 नैनोमोल प्रति लीटर से कम होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी ट्रांसजेंडर महिला कैटेगरी में ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान कौन बना रहा है? दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान, 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बना रहा है अमेरिका। पूरा विश्व 5th कैटेगरी का यानी कि 5th जनरेशन का विमान बनाने में जुटा है, लेकिन अमेरिका 6th जनरेशन का विमान बनाने जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था अमेरिका। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। किसी ने USA लिखा है तो किसने लिखा है अमेरिका। तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो इनमें से है भरत कुमार ईश्वर भाई पटेल, जयराज राठवा, परमार खुशबू, चौधरी प्रतीक, विष्णु कांट, प्रजापति तोरल, रोशनी प्रजापति, जमोड़ प्रवीण। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है अमेरिका का। अमित प्रजापति, भीखा भाई रबारी, राजेश कटारा, राधी परमार, अशोक कोपनिया, सागर चावड़ा, शुलेंद्र नायक, साजन वाल्वी, सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है अमेरिका का। चावड़ा पूजा, चाचा विधायक, राजकुमार कौल, भावनाथ तड़वी, जैसल राजपूत, जलपा परमार, दशरथ रबारी और अनिल कुमार बोड़त, सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, कोरोना की दूसरी लहर में पूरी तरह लॉकडाउन खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? कोरोना की दूसरी लहर के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म करने वाला हमारा भारत देश का पहला राज्य कौन बना? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में।
और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।